से अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में पर्टिकुलरली आपको वेव मतलब क्या वो समझ में आना चाहिए। सेकेंडरी थिंग, सुपरपोजिशन का मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए कि सुपरपोजिशन यानी होता क्या है। कुछ डेरिवेशंस रहेंगे। स्टेशनरी वेव एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है इसका, स्टेशनरी वेव, और आखिरी में उसके जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो। तो सबसे पहला सवाल आता है कि वेव्स मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेव्स। ठीक है, अब वेव्स क्या होता है, तो वेव्स समझने के लिए आपको मीडियम आना चाहिए। मीडियम क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। तो मीडियम यानी होता है, जैसे अपन अगर एक मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम यानी होता है सराउंडिंग रीजन। मीडियम यानी क्या होता है, सराउंडिंग रीजन। ठीक है, सराउंडिंग रीजन मीन्स व्हाट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके सराउंडिंग में एयर है, तो एयर इज अ मीडियम, एयर इज अ मीडियम। सेकेंडरी थिंग, फिश, फिश कहाँ पे रहती है, वाटर में, तो वाटर इज अ मीडियम। तो मीडियम मीन्स व्हाट, मीडियम यानी होता है सराउंडिंग रीजन। क्या होता है, सराउंडिंग रीजन, जहां पे अपन रहते हैं उस सराउंडिंग को अपन मीडियम बोलते हैं। वॉल भी एक मीडियम ही है, ग्लास भी एक मीडियम है। तो पर्टिकुलरली अब ये मीडियम और वेव का रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो मीडियम और वेव का रिलेशन कैसा है, देखो अभी फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला एक वाटर है, वाटर में आपने पत्थर ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया है, पत्थर। वाटर में जैसे आप पत्थर ड्रॉप करोगे तो वाटर में क्या फॉर्म होती है, वेव फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, वेव होती है ना। तो वाटर क्या है, एक मीडियम है। वाटर में आपने पत्थर ड्रॉप किया, मतलब आपने मीडियम को क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। तो मीडियम को अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो क्या फॉर्म होता है, वेव फॉर्म होता है। तो वेव इज व्हाट, वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। वेव क्या होता है, अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। मीडियम को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो वेव फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, वेव। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेव, द मीनिंग ऑफ अ वेव इज, वेव का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। डिस्टर्बेंस कहाँ क्रिएट होता है, मीडियम के अंदर क्रिएट होता है, उसको ही अपन बोलते हैं वेव्स। क्या बोलते हैं अपन, वेव्स। समझ में आया, जो भी मीडियम में अपन डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वेव फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, वेव। समझा। तो वेव जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। वन इज द ट्रांसवर्स वेव, सेकेंड वन इज द लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब देखो, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ध्यान दो। फॉर एग्जांपल आपने एक आधा स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को आपने प्लग किया, प्लग किया तो क्या होता है, वेव फॉर्म होता है। एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग को आपने प्लग किया तो क्या फॉर्म हो जाएगा, वेव होगा। तो वेव ये डायरेक्शन में जा रही है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्या हो गया ये? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब मीडियम के पार्टिकल्स देखो, मीडियम के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट होंगे? परपेंडिकुलरली वाइब्रेट होंगे। कैसे वाइब्रेट होंगे? परपेंडिकुलर। जैसे वेव ऊपर जाएंगी तो लेटेस्ट सपोज यहाँ पे अगर एयर पार्टिकल है तो एयर पार्टिकल कहाँ पे जाएंगे? ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है और ये मीडियम के पार्टिकल्स है। किसके पार्टिकल्स है ये? मीडियम के, मीडियम पार्टिकल है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है और ये मीडियम के क्या हो गए? पार्टिकल्स हो गए। मीडियम के क्या हो गए? पार्टिकल्स। तो मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं? परपेंडिकुलरली वाइब्रेट हो रहे हैं। कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं? परपेंडिकुलरली वाइब्रेट हो रहे हैं, बराबर। तो ऐसे वेव को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को परपेंडिकुलरली वाइब्रेट होते हैं। कैसे वाइब्रेट होते हैं? परपेंडिकुलरली। तो यहां पे क्या होगा इसका डेफिनेशन? द वेव in which particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation ऑफ वेव। जो भी मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को परपेंडिकुलरली वाइब्रेट होते हैं। कैसे वाइब्रेट होते हैं? परपेंडिकुलर। तो व्हाट अबाउट द लॉन्जिट्यूडिनल वेव? तो आपको एक स्प्रिंग लेना है। क्या लेना है आपको? यहाँ पे स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग कैसे वाइब्रेट होता है? ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होता है। राइट लेफ्ट ऐसे कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होता है। लेट अस सपोज यहां पे मीडियम के पार्टिकल्स हैं। तो मीडियम के पार्टिकल्स अगर आपका जो स्प्रिंग है ये डायरेक्शन में जा रहा है तो मीडियम के पार्टिकल भी इधर जाएंगे। आपका स्प्रिंग अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है तो मीडियम के पार्टिकल्स भी यही डायरेक्शन में आएंगे। मतलब जो डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रहा है वही डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट हो रहे हैं। जो डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रहा है वही डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट हो रहे हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू ईच अदर। ये कैसे रहेंगे? एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। कैसे रहेंगे? एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। तो क्या होगा फिर? तो ये यहां पे ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये मीडियम के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होंगे। तो ये क्या होगा? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। यहां पे क्या होगा फिर? द वेव in which the wave in which particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave। जो भी मीडियम के पार्टिकल्स है वो कैसे वाइब्रेट होते हैं? पैरेलल वाइब्रेट होते हैं। कैसे वाइब्रेट होते हैं? पैरेलल।
समझा? कोई डाउट? दोनों वेव का मतलब समझा? डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन ए मीडियम। कितने टाइप के वेव हैं? दो, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स रहते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल में कैसे वाइब्रेट होते हैं? पैरेलल में, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। समझा? कोई दिक्कत? इतना आप कॉपी कर लो, ठीक है? ठीक है, मिटा रहा हूं देखो। तो देखो, तो यहां पे सेम पर ट्रांसवर्स वेव लिखेंगे, ट्रांसवर्स वेव, और यहां पे अपन लॉन्जिट्यूडिनल वेव लिखेंगे। ठीक है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डोरी है, इसको मैंने ऐसे प्लग किया तो ये फॉर्म होता है, ऐसे फॉर्म होता है ना ट्रांसवर्स वेव, ठीक है? और लॉन्जिट्यूडिनल में क्या होता है, ऐसे देखो, ये वेव जाएंगी तो पहले ये मीडियम के पार्टिकल को कंप्रेस करेंगी, बाद में मीडियम के पार्टिकल को रेयर फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगी? रेयर फ्रैक्शन। अगेन देयर विल बी अ कंप्रेशन, again there will be a compression and then a rare fraction. So this is the shape of a transverse a wave formed by the string, ये wave generated by the spring, ठीक है? तो यहां पे आप देखोगे ये जो पार्ट है, this part is called as a crest and this part is called as a trough. ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। सिमिलरली ये वाले पार्ट को अपन बोलेंगे कंप्रेशन। क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। और ये वाले पार्ट को अपन बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रेयर फ्रैक्शन। ये क्रस्ट, ट्रफ, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ठीक है? तो ट्रांसवर्स में क्या फॉर्म होता है? क्रस्ट एंड ट्रफ अल्टरनेटली फॉर्म होते हैं। अल्टरनेटली मीन्स व्हाट? जैसे यहाँ पे क्रस्ट है, फिर ट्रफ, फिर से क्रस्ट, फिर से ट्रफ, ये कंटिन्यूअसली फॉर्म होते जाएंगे। काय में? ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स में क्या है? देयर इज alternate formation of crust और trough। अल्टरनेट फॉर्मेशन होता है क्रस्ट एंड ट्रफ का। यहां पे क्या होगा? देयर इज अल्टरनेट formation of compression and rare fraction अल्टरनेट फॉर्मेशन होता है कंप्रेशन का और रेयर फ्रैक्शन का, ठीक है? कोई डाउट? फिर सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, यहां पे क्या होता है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के एक वेव बनती है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या बनती है? एक वेव। और यहां पे क्या होता है? एक कंप्रेशन एंड एक रेयर फ्रैक्शन मिला के एक वेव होती है। यहां पे क्या होता है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या फॉर्म होंगी? वन वेव। वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ forms
वन वेव। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या फॉर्म होती है, एक वेव फॉर्म होती है। एंड लॉन्जिट्यूडिनल में क्या होता है, वन कॉम्प्रेशन एंड वन rarefaction, one compression and one rarefaction forms one wave। एक कॉम्प्रेशन और रेयरफ्रैक्शन मिला के क्या फॉर्म होता है, एक वेव फॉर्म होता है। अंडरस्टूड। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के एक वेव फॉर्म होता है इधर, और एक कॉम्प्रेशन और रेयरफ्रैक्शन मिला के एक वेव फॉर्म होता है लॉन्जिट्यूडनल में। ठीक है, फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम। ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, टी अपॉन एम। टी यानी क्या, टी यानी होता है टेंशन अप्लाइड, टेंशन अप्लाइड। टी यानी क्या होता है, टेंशन अप्लाइड। टेंशन यानी फोर्स। अब देखो, जैसे आपने एक आधा स्ट्रिंग लिया, वो स्ट्रिंग को आपने प्लग किया, प्लग करने के बाद क्या फॉर्म होंगी, वेव फॉर्म होंगी। अगर मैंने प्लग ही नहीं किया तो वेव फॉर्म होंगी क्या, तो प्लग करना यानी आई एम अप्लाइंग फोर्स। विदाउट फोर्स वेव कैन नॉट बी क्रिएटेड, सो दैट फोर्स इज टर्म्ड एज अ टेंशन हियर। वो फोर्स को ही अपन ने यहाँ पे क्या बोला है, टेंशन बोला है। एंड एम इज कॉल्ड, एम इज द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग का मास है 10 ग्राम एंड स्ट्रिंग की लेंथ है 10 मीटर। स्ट्रिंग का मास कितना है, 10 ग्राम एंड लेंथ कितना है, 10 मीटर है। तो 1 मीटर का मास कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। 1 मीटर का मास कितना हो गया, 1 ग्राम। कैसे निकाला आपने, टोटल मास इज 10 ग्राम, लेंथ इज 10 मीटर, 10 अपॉन 10 1। तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ का कितना मास, 1 मीटर लेंथ का कितना मास, उसको अपन बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। और लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड, लीनियर डेंसिटी। नोट डाउन कर लेना, m अपॉन n इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर डेंसिटी। सो उसका और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, तो सिंपल लॉजिक ये है, अगर मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है तो उतना ही स्ट्रिंग हेवी रहेगा, और जितना हेवी उतना वेलोसिटी कम। अगर आप मोटू पतलू देखते होंगे, सीरियल्स है ना, कार्टून नेटवर्क पे चलता है, तो पतलू फास्ट रन कर सकता है, मोटू कम रन कर सकता है। सराउंडिंग में भी आप देख सकते हैं, आजू बाजू में। जैसे मेरे को मत कंसीडर करो, थोड़ा पतला हो गया अभी, तो पर्टिकुलरली वो जो है मास पर यूनिट लेंथ, उसका मतलब जितना हेवीनेस ज्यादा, मतलब मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा उतना वेलोसिटी कम। ठीक है, तो सेकेंड, velocity of longitudinal wave is given by under root of gamma p per rho। इसका काम ज्यादा नहीं है, इसका आएगा, वो बोर्ड के लेवल के लिए बता रहा हूं, इसका काम ज्यादा नहीं है, इसका बहुत आएगा। ठीक है, p मतलब प्रेशर, रो मतलब डेंसिटी, और ये गामा मतलब होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। एक एटीजी में पढ़ेंगे अपन, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, Cp by Cv होता है वो, तो उसका वैल्यू गिवन रहता है। समझा, इतना आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लेना फट से। ठीक है, मिटा दो। देखो
ध्यान दो। सी, ये हो गया टाइप्स ऑफ वेव के बारे में। तो अभी ध्यान दो, अभी जो नेक्स्ट कंटेंट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव। जनरल फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव का, उसमें कुछ टर्म्स आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो द velocity of wave, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, डाल दो। लेट अस सपोज आपने एक वेव यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है। यहां पे आपने एक वेव ड्रॉ किया है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द क्रस्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रफ। तो ये जो डिस्टेंस रहता है वो डिस्टेंस को अपन बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा यानी बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ द वेव। लैम्डा को अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द वेव, यानी डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट, सक्सेसिव क्रस्ट और सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रस्ट और सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिए ध्यान दो, सी, अब अपन जब बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो कैसे लिखते हैं अपन इसको, क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ वन वेव, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ वेव, distance covered in a one wave divided by time required for a one wave, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक वेव की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक वेव का कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो भी डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन वेव, एक वेव में कितना डिस्टेंस कवर करता है वेव, जितना उसका वेवलेंथ है उतना, है ना, दिख रहा है। एक वेव कंप्लीट हो गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, वेवलेंथ इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव, एक वेव को जो टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं अपन, टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव बोलो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन सर्कुलर मोशन बोलो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवॉल्यूशन बोलो, इक्वल टू द टाइम पीरियड, ये पढ़ा है अपन। तो वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू लैम्डा टाइम t, 1/t क्या होता है, n होता है, तो v इक्वल्स टू n लैम्डा। n यानी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। n को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। समझ में आया, n इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, जो भी फ्रीक्वेंसी है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं रहती। What does it mean? It means that what is the meaning of frequency? फ्रीक्वेंसी यानी होता है नंबर ऑफ वेव्स जो भी प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ वेव कौन प्रोड्यूस करेगा, सोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो सोर्स ने जितना वेव एक साथ प्रोड्यूस कर लिए हैं वो तो कम होने वाले नहीं है, वो तो उतने ही रहेंगे। तो n यानी होता है फ्रीक्वेंसी
नोट ध्यान में रखना यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल के लिए फ्रीक्वेंसी हाँ does not depend upon medium. फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं होती है, समझे क्या? फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। दिख नहीं रहा, बराबर टाइप कर लेना, उसको लिख लेना, समझा? तो इतना चीज आप कॉपी कर लो पहले, ठीक है? ठीक है, मिटा रहा हूं, देख ध्यान। तो जो नेक्स्ट कंटेंट अपन पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पे डिपेंड। क्या पे डिपेंड है वो? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्योंकि वेव जब एक आधे मीडियम को, डेंजर मीडियम को टकराती है तो वो भी रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है वो? रिफ्लेक्ट। तो उसका ही कंटेंट अभी अपन लर्न करेंगे, ठीक है? तो देखो नेक्स्ट कंटेंट, next content is रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। नेक्स्ट कंटेंट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो देखो अभी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में सबसे पहले अपन दोनों वेव का रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले अपन पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव का। कौन सी वेव का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे? ट्रांसवर्स वेव। कहां से पढ़ेंगे? डेंसर मीडियम से। दोनों मीडियम से, एक डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम, ठीक है? डेंसर मीडियम यानी क्या? डेंसर यानी हाई अपोजिशन, रेयर यानी क्या? रेयर यानी लेस अपोजिशन, ठीक है? तो वही अपन पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखो। देखो क्या होता है कि वेव तो रिफ्लेक्ट होती ही है, तो डेंजर से और रेयर से, ठीक है? तो डेंजर वेव में क्या, डेंजर मीडियम में क्या होगा और रेयर मीडियम में क्या होगा ध्यान होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे एक वॉल बेंच रख दिया, रखा मैंने, उखाड़ के नहीं रखा, पहले से था उसको, ओके? यहां पे अपन ने एक ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को मैंने प्लग किया, ठीक है? प्लग किया तो यहाँ पे वेव जनरेट होंगी। वो वेव जाके किसको टकराएंगी? वॉल को टकराएंगी। किसको टकराएंगी? वॉल को। तो वेव जैसे ही वो वॉल को टकराएंगी तो वॉल से टकराने के बाद वहां पे आता है फेज चेंज। क्या आता है? फेज चेंज। फेज चेंज मतलब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अब ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है क्रस्ट। यहां पे जैसे वेव टकराया वो ऐसे वापस आ गया, यहां पे जैसे वेव टकराएगा तो ये ऐसे उल्टा वापस आएगा। मतलब गया था क्रस्ट और आया क्या? ट्रफ। गया था क्रस्ट और आया क्या? ट्रफ। तो यहां पे जो फेज चेंज है वो फेज चेंज होता है पाई रेडियन का। कितने रेडियन का होता है? पाई रेडियन का, ठीक है? तो यहां पे क्या होगा? whenever ट्रांसवर्स और यहां पे मैं ट्रांसवर्स वेव और साथ ही साथ लॉन्जिट्यूड का एक साथ ले लेता हूं, चलो वो दिक्कत नहीं है।
ठीक है, डेंजर मीडियम की बात कर रहे हैं। व्हेनेवर ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल, दोनों में से कोई भी रहो, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है, ट्रैवलिंग in a medium and fall on boundary of denser medium, fall on the boundary of denser medium, there is a phase change। यहाँ पे क्या होता है, फेज चेंज होता है ऑफ हाउ मेनी रेडियन, पाई रेडियन, हाउ मेनी रेडियन, पाई रेडियन। एक तो आप ट्रांसवर्स वेव ले लो, नहीं तो लॉन्जिट्यूडिनल ले लो, कोई दोनों में से कोई भी वेव चलेगा। अगर वो किसी डेंजर मीडियम पे फॉल होगा तो वहां पे फेज चेंज कितना रहेगा, पाई रेडियन का। कितना रहेगा, पाई रेडियन का। समझे? कोई डाउट? जाएगा वापस उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे समझ के लो, पाई रेडियन का होता है फेज। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गया था क्रस्ट, आया क्या, ट्रफ। ये क्लियर है एकदम। मतलब ट्रांसवर्स में जाएगा क्रस्ट तो आएगा कितना, ट्रफ वापस आएगा। वापस क्या आएगा, ट्रफ। बट लॉन्जिट्यूडिनल की बात करेंगे, अच्छे से समझ के ले लो। देखो ये कॉम्प्रेशन है, ये क्या है, और रेयर फ्रैक्शन। फिर से ये कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है। देखो अब ये क्या होता है, जैसे ये कॉम्प्रेस करेंगे वॉल को, ये क्या करेंगे, ऐसे कॉम्प्रेस। वॉल क्या करेंगे, उसके ऊपर अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। अपोजिट क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। तो यहां पे गया था कॉम्प्रेशन, तो आएगा भी क्या, कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन जो फेस चेंज है वो पाई का रहता है। कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन जो फेस चेंज रहता है वो पाई का रहता है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन का है तो कॉम्प्रेशन आता है, क्योंकि उन दोनों का फेस चेंज पाई का रहता है। कितने का रहता है, पाई का। यहाँ पे अगर क्रस्ट गया तो वापस क्या आएगा, ट्रफ, क्योंकि फेस चेंज कितने का रहता है, क्रस्ट और ट्रफ में का, पाई का। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फिर यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो गया, कंक्लूजन नंबर 1, क्रस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्रस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव back as trough and trough of transverse wave back as crust। क्रस्ट क्या करके बैक आता है, ट्रफ, एंड ट्रफ क्या करके बैक आता है, क्रस्ट करके बैक आता है। समझ में आया? सिमिलरली इधर क्या होगा, फिर लॉन्जिट्यूडल के लिए कंक्लूजन क्या होगा, ये ट्रांसवर्स के लिए है ना, यहाँ पे ट्रांसवर्स लिख लो, ये लॉन्जिट्यूडल के लिए कंक्लूजन है। क्या होगा, कॉम्प्रेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव बैक एज compression and rarefaction back as rarefaction। ये कंप्रेशन टू कंप्रेशन पाई का रेडियन का फेस चेंज रहेगा, रेयरफ्रैक्शन टू रेयरफ्रैक्शन भी कितने का चेंज रहेगा, पाई रेडियन। समझे? कोई डाउट? ठीक है।
कॉपी कर लो इतना। ठीक है, मिटा देख। फिर कौन सा मीडियम रहेगा? रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम रहेगा? रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम में होता क्या है, देखो अभी ध्यान सी। रेयर यानी अपोजिशन कम होने वाला, जैसे एयर है, एयर आपको अपोज करता है क्या ज्यादा? नहीं, तो एयर इज अ रेयर मीडियम। सो व्हाट हैपन इन अ रेयर मीडियम, जैसे वहां पे अपोजिशन है ही नहीं, अपोजिशन है ही नहीं, तो फेस चेंज कितने का होता है वहां पे? 0 का। फेस चेंज कितने का होता है? 0 का। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे ये वेव है, इधर अपोजिशन नहीं है, यहां पे ऐसे वेव गई और यहां पे उसको कोई अपोज ही करने वाला नहीं है ना, तो वो क्या करता है? वैसे ही वापस आ जाता है, वैसे ही क्या आता है? वापस आ जाता है। तो वहां पे फेस चेंज कितने का होता है? 0 का। कौन से केसेस में? ट्रांसवर्स में बोलो, नहीं तो लॉन्जिट्यूडिनल में बोलो, फेस चेंज कितने रेडियन का रहेगा? 0 रेडियन का रहेगा। समझा? तो वहां पे क्या होगा, देखो अगर एखादा ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम falls on a boundary of a rarer medium, there is a phase change of a 0 रेडियन। पहले केस में कितने रेडियन का था? पाई। दूसरे केस में कितने रेडियन का है? 0 रेडियन का। तो whenever transverse or a longitudinal wave falls on the boundary of a rarer medium, there is a phase change of how many radian? 0 रेडियन। हाउ मेनी रेडियन? 0 रेडियन। ट्रांसवर्स लो या लॉन्जिट्यूडिनल लो, दोनों के लिए वो फेस चेंज की बात करें तो सेम है। क्या वापस आता है वो एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है? तो देखो ये लॉन्जिट्यूडिनल है, देयर इज अ कंप्रेशन, आफ्टर दैट देयर इज अ रेयर फ्रैक्शन, अगेन कंप्रेशन। देखो ये कंप्रेशन फॉर्म हो गया, सी आर ये सी, इधर अपोजिशन ही नहीं है। पहले केस में डेंजर में क्या था? अपोजिशन था, वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा था, तो कंप्रेशन का क्या बाहर आ रहा था? कंप्रेशन आ रहा था। पर अभी तो इधर अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन ही जब नहीं है तो कंप्रेशन का क्या बन के रहेगा? कंप्रेशन ही रहेगा। रेयर फ्रैक्शन का देखो, सॉरी अपोजिशन नहीं है ना, कंप्रेशन हो गया, तो कंप्रेशन के बाद क्या फॉर्म होता है? अपने आप रेयर फ्रैक्शन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? रेयर फ्रैक्शन। देखो आपको मैं जो बोल रहा था, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे फेस चेंज 0 का रहेगा। कितने का रहेगा? 0। कंप्रेशन टू कंप्रेशन कितने का था पहले केस में? पाई। क्यों? देखो ये गया, ये डेंजर मीडियम है, ये कंप्रेशन हुआ, वेव वैसे ही वापस आई, मतलब पहले वेव इधर जा रही थी फिर इधर जा रही है, तो एंगल कितना फॉर्म हो गया? 180 डिग्री फॉर्म हो गया। सेकंड में क्या हो रहा था? पहले कंप्रेशन, फिर उसके बाद रेयर फ्रैक्शन, तो कंप्रेशन जो डायरेक्शन में था वही डायरेक्शन में रेयर फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, तो फेस चेंज कितने का हो गया? 0 रेडियन का। कितने का हो गया? 0 रेडियन का। समझ में आया? तो यहां पे क्या होगा? कंक्लूजन देख बता रहा हूं मैं, कंक्लूजन ट्रांसवर्स के लिए 1 कंप्रेशन
will back as a compression or rate fraction will back as a rear fraction। ठीक है, वैसे ही ट्रांसवर्स के बाद लॉन्जिट्यूडनल के लिए क्या होगा? सर कॉम्प्रेशन नहीं, ये लॉन्जिट्यूडनल है, सॉरी यार, क्रस्ट होना है क्रस्ट विल बैक एज अ क्रस्ट and trough will back as a trough। लॉन्जिट्यूडनल के लिए क्या होगा? ये ट्रांसवर्स है। लॉन्जिट्यूडनल के लिए compression back as a rear fraction and rear fraction back as a compression। तो ये दो फाइनल कंक्लूजन अपन ने ड्रॉ किए। समझा आपको? दो मीडियम कंसीडर किए, एक था डेंसर और एक था रेयर। डेंसर मीडियम में फेस चेंज कितना है दोनों वेव के लिए? पाई। रेयर में फेस चेंज कितना है? 0। डेंजर में क्रस्ट का ट्रफ बनता है, इधर कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन ही रहता है, उधर रेयर में क्रस्ट का क्रस्ट रहेगा, इधर कॉम्प्रेशन का रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के एमसीक्यू के बीच में आता है, तो इतना कॉपी कर लो। ठीक है, देख दाम मिटा दो। हाँ, नाउ ध्यान दो यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट कंटेन इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो भी अपने चैप्टर का नाम है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, देखो तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, ध्यान दो अच्छे से। सी, सुपरपोजिशन होना यानी कि कंबाइन होना होता है, तो कम से कम सुपरपोजिशन होने के लिए आपको कम से कम कितने वेव की जरूरत होती है? 2 वेव्स की जरूरत होती है। तो जो भी 2 वेव आप लेते हो, 2 रहते हैं, नहीं तो 3 भी रह सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही होना। तो 2 वेव जब कंबाइन होता है तो कंबाइन होते समय वो इन फेज भी रह सकते हैं और आउट ऑफ फेज भी रह सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंबाइन जब होते हैं तो दे कैन बी इन अ फेज और दे कैन बी आउट ऑफ फेज। इन अ फेज यानी कि क्रस्ट एक का गिरा तो क्रस्ट, ट्रफ गिरा तो ट्रफ, इट इज लाइक दैट, compression to compression, it is in a phase case। out of phase means क्रस्ट गिरा तो एक का क्रस्ट तो दूसरे का ट्रफ, एक का compression तो दूसरे का रेयर फ्रैक्शन, तो दिस इज आउट ऑफ फेज केस। इन अ फेज मतलब सेम फेज वाले पार्टिकल, आउट ऑफ फेज मतलब अपोजिट फेज वाले पार्टिकल। तो देखो अभी सुपरपोजिशन ऑफ वेव में अपन कैसे लर्न करेंगे, ध्यान देख। फॉर एग्जाम्पल
आपने एक वेव यहां पे कंसीडर किया, ठीक है। ये वेव क्या कर रही है, एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है y1, ठीक है। एक दूसरा वेव अपन ने यहां पे लिया है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2। ये केस 1 हो गया, केस 1, राइट। इन अनदर केस ये वेव है, यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट है y1, यहां पे ये ऐसे अपोजिट फेज में कंबाइन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट है y2, ठीक है। तो यहां पे अगर मैंने पूछा आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो योर आंसर इज y इक्वल टू y1 प्लस y होगा, क्योंकि दोनों सेम फेज में। ये केस में आपको अगर किसी ने पूछा तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, द आंसर वुड बी y1 माइनस y, y1 माइनस y, हियर द y1 प्लस y2, यहाँ पे y1 माइनस y होगा। सो यहां तो अपोजिट है इसलिए आपने माइनस किया, यहां पे सेम फेज में है, इनर फेज में है इसलिए आपने ऐड किया। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर टू वेव्स, दो से ज्यादा भी रह सकते, टू और मोर वेव्स भी बोल सकते हैं, ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, कहां पे ट्रैवल कर रहे हैं वो, मीडियम में। देयर आर टू और मोर वेव्स, दो और दो से ज्यादा वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, हर वेव खुद का ओन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। मतलब ये वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है y1, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है y2। हर वेव खुद का एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। When they arrive at a point, जब वो दोनों वेव एक पॉइंट पे जाके अराइव होते हैं, जैसे यहां पे वो अराइव हो गए, यहां पे अराइव हो गए, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। जो भी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर सम, वेक्टर यानी डायरेक्शन आ गया। व्हाट इज द डायरेक्शन हियर, सेम है ना फेज तो प्लस करो, अपोजिट है फेज तो माइनस करो। तो whenever there are two or more waves traveling in a medium, each wave produces its own displacement, हर वेव क्या करेगा, खुद का ओन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। when they arrive at a point, resultant displacement equal to the vector sum of individual displacement। resultant displacement किसके इक्वल होता है, vector sum of individual displacement। तो क्या होगा फिर, whenever there are two or more waves, traveling in a medium, each wave produces its own displacement, हर वेव क्या प्रोड्यूस करता है, इसका ओन डिस्प्लेसमेंट। when
they arrive at a point, when they arrive at a point, resultant displacement equal to vector sum of इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2, y इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? y इक्वल टू क्या हो गया? वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। ठीक है, समझा? देख, मिटा दूं? ठीक है, मिटा दो। हाँ, तो देखो यहां पे पर्टिकुलरली ये आपका सुपरपोजिशन हो गया। तो जैसे आप रिजल्टेंट जो भी वेव का डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो आपको यहाँ पे अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर। तो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुपरपोजिशन के ही कंटेंट में आता है। रिजल्टेंट displacement and amplitude। अभी अपन काय के बारे में बात करेंगे? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो जब आप रिजल्टेंट निकालते हो तो यू हैव टू कंसीडर द टू वेव्स। कितने वेव्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे? टू वेव्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। समझ में आया? देख, ध्यान कि एक मिनट कॉल नहीं, मैं रूम पे हूँ, तो सो के हूँ। नहीं है, सवेरे चालू था ना। ठीक है मैडम, मैं क्लास में हूँ, बात करता हूँ। देखो, तो देखो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड कैसे करेंगे अपन? तो अपन ने पर्टिकुलरली दो वेव अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कितने वेव कंसीडर करेंगे अपन? दो वेव। ठीक है, तो दो वेव जो अपन कंसीडर करेंगे, इक्वेशन एक वेव का अपन ने ऑसिलेशन में पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ वेव। जैसे x इक्वल टू आप लेते थे a sin ओमेगा t लेते थे, तो सेम वेव का इक्वेशन यहाँ पे आपको यूज करना है, ध्यान दें आपके y के फॉर्म। तो कंसीडर two waves having displacement y1 and y2 and a phase difference of phi। डिस्प्लेसमेंट कितना है? y1 और y2 है, और फेज डिफरेंस कितना है? phi। Therefore
equation of wave is given by y1 equal to a1 sin ओमेगा टी। एक लेंगे, a1 क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, a1 क्या है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी अपन ने पढ़ा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये है ना वेव, ये इसको अपन a1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन इसको a1 बोलेंगे ऐसे, ठीक है। एक वेव का इक्वेशन ले लिया अपन ने y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी। दूसरे वेव का क्या होगा y2 इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस क्या ले रहा हूं फाइव, माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो वेव अपन ने लिया, एक वेव y1 इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा टी, दूसरा वेव y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव ले लिया। दो वेव ले लिया, a1 एक का एम्पलीट्यूड है, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 है। a1 एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट, ले लिया। क्या होगा फिर नाउ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, resultant displacement is given by y किसके इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2। तो y1 क्या है a1 sin ओमेगा टी, y2 क्या है a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। a1 sin ओमेगा टी और y2 क्या है a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, समझे। अब देखो y इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी प्लस a2। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस sin b का sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। यहां पे क्या होगा फिर देखो y इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी। मैं क्या कर रहा हूं देखो यहाँ पे साइन वाला टर्म एक पास में लेके जा रहा हूं, देखो ध्यान दो। ये क्या होगा फिर a2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं sin ओमेगा टी cos फाइव है, प्लस नीचे क्या होगा a2 cos ओमेगा टी sin फाइव। चलेंगे ऐसे, दिखा दो, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू sin ओमेगा टी इज कॉमन a1 प्लस a2 cos फाइव, इधर क्या हो जाएगा प्लस cos ओमेगा टी कॉमन, अंदर क्या आएगा a2 sin फाइव, हो गया। sin ओमेगा टी कॉमन a1 प्लस a2 cos फाइव, cos ओमेगा टी कॉमन a2 sin फाइव, कॉमन यानी मल्टीप्लिकेशन में बस सेपरेट लिख लिया, ठीक है। इतना आप कॉपी कर लीजिए, हो गया। बस स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, वो अपने आप कॉपी हो जाएंगे, फिर आप नोट्स कॉपी कर सकते, ठीक है। मिटा दो, देखो अभी। अब क्या करो a1 प्लस a2 cos फाइव की जगह r cos डेल्टा पुट कर दो, r cos डेल्टा। r को अपन क्या बोलते हैं, r इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड,
आर को अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। एंड डेल्टा इज कॉल्ड रिजल्टेंट फेज, रिजल्टेंट फेज बता दिया मैंने, ठीक है। देख, और A2 sin phi की जगह रखो R sin डेल्टा, क्या रखो, R sin डेल्टा, ठीक है। कोई डाउट? पक्का? देखो क्या होगा फिर, y इक्वल टू R cos डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस R sin डेल्टा cos omega t. R is common here. Under tan sin omega t cos delta plus cos omega t sin delta, ठीक है। अब देखो, अब ये फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं दिख रहा है, साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। This is the formula for resultant displacement. क्या फॉर्मूला है ये, resultant displacement of the wave का, समझ में आया? कोई डाउट? What is the formula for resultant displacement? Y equal to R sin omega t plus delta. This is the formula for resultant displacement. समझे? कोई डाउट? ठीक है, मीटा रो दे, इतना कॉपी का इतना सही, वो तो ऑलरेडी किया था। देख, तो यहां पे अभी अपन निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो देखो कैसे, आपने क्या किया था, R sin डेल्टा की जगह A2 sin phi रखा था, और R cos डेल्टा की जगह क्या रखा था, A1 प्लस A2 cos phi रखा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर अपन क्या करेंगे, नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, squaring and adding इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करो और साथ ही ऐड करो। इधर क्या होगा फिर, ये r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा, एक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस A1 प्लस A2 cos phi होल स्क्वायर होगा। इसको भी स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, इसका A2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस A1 प्लस A2 cos phi होल स्क्वायर, समझे? अब देखो यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या आएगा, sin स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा आएगा। हाँ, यहाँ पे A2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi, अंदर क्या है, A प्लस B होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi होगा, समझे? कोई डाउट? इतना आप कॉपी कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिटा रहा हूं। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे कितना बचेगा, r स्क्वायर बचेगा, बचा। उधर क्या है, देखो ये A2 स्क्वायर है
साइन स्क्वायर फाइव a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव 1, a2 स्क्वायर ही आएगा प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। r क्या हो गया, r इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। समझे आपको? कोई डाउट है इसमें? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है। फाइव क्या है, फेज डिफरेंस। चलो इतना कॉपी कर लो फट से। ठीक है, चलो मिटा दो। देखो ना, अभी क्या होगा, अभी अपन कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। स्पेशल केसेस देखो, if phi equal to 0 तो cos phi कितना हो जाएगा, 0। cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 is 1। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 होगा। समझा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट में a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो r क्या हो जाएगा, a1 प्लस, समझे? फाइव की वैल्यू अगर 0 रही तो r किसके इक्वल हो जाएगा, a1 प्लस a2। फाइव अगर 180 रहा तो cos 180 कितना हो जाएगा, -1। r क्या होगा, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 हो जाएगा। तो r क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो r इक्वल टू हो जाएगा a1 माइनस a2। समझा? कोई डाउट? ठीक है, ये दो केसेस है यहाँ पे। फाइव की वैल्यू के हिसाब से आपको, फाइव फेज डिफरेंस है तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अपन लेंगे। ठीक है बेटा, ओके ना। फिर आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव और इंटेंसिटी ऑफ वेव। देख क्या होता है, जो भी इंटेंसिटी रहती है वो इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। क्या पे डिपेंड करती है वो, एम्पलीट्यूड पे। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, इंटेंसिटी is directly proportional to the amplitude square। ठीक है, अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करूंगा तो इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। एक वेव की इंटेंसिटी की बात करूंगा तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a1 स्क्वायर। सेकंड वेव की बात करूंगा तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a2 स्क्वायर। ठीक है, बराबर। तो देखो ध्यान, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में क्या होगा, a1 स्क्वायर
प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi स्क्वायर ले लो तो r स्क्वायर क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। आया r स्क्वायर की जगह आया लिख सकता हूँ, ये i1 हो जाएगा, ये i2 हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट ऑफ i1 हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ i2 हो जाएगा cos phi। तो ये आपका इक्वेशन है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? देखो अपन ने वेव आज स्टार्ट किया था, तो वेव को मैंने आपको ये बताया था कि वेव क्या होता है, कि जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है मीडियम में उसको अपन बोलते हैं वेव। वेव दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल। तो उसके हिसाब से अपन ने उसके फॉर्मूलेज लर्न किए, फिर वेलोसिटी लर्न की, फिर रिफ्लेक्शन लर्न किया, आफ्टर दैट सुपरपोजिशन लर्न किया। ठीक है, तो अभी जो है नेक्स्ट कंटेंट इज अबाउट द स्टेशनरी वेव। किसके रिलेटेड है वो? स्टेशनरी वेव के रिलेटेड है। तो नेक्स्ट कंटेंट अभी अपन लर्न करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना आप देख लीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, थैंक यू।